हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इसके साथ ही समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट क्यों कहा जाता था, व चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात दो नए साम्राज्य आए। पहला शक और दूसरा कुषाण। शक पश्चिमी भारत में रहता था और कुषाण उत्तरी भारत में रहता था। इनका सामना करने के लिए तीन नए राजवंश का उदय हुआ, जिसमें से पहला था नागवंश, जो कि पश्चिम भारत का था, वकाटक, जो कि दक्कन भारत का था, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट गुप्त वंश, जो कि पूर्वी भारत का था। इनके गुप्त वंश के बारे में कुछ बातें जानने को मिलती है। जैसे एलन अल्लेकर और कृष्ण स्वामी के अनुसार गुप्त शासक वैश्य थे। ओझा वासुदेव उपाध्याय के द्वारा कहा गया है कि गुप्त शासक क्षत्रिय थे, और AR चौधरी के द्वारा कहा गया है कि गुप्त शासक ब्राह्मण थे। और गुप्त वंश के बारे में हमें कुछ अभिलेखों से पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। इसके साथ साथ कुमारगुप्त के बारे में विलसड अभिलेख से पता चलता है, और इसके साथ स्कंदगुप्त की जानकारी भित्तरी अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त वंश के सबसे पहले शासक श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया व गुप्त वंश की स्थापना की। इन्हें ही गुप्त वंश का संस्थापक भी बोला जाता है। गुप्त वंश ने श्रीगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके पश्चात श्रीगुप्त के बाद इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच आया। घटोत्कच ने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी राजा भी माने जाते हैं। इन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी क्षेत्र के राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी का नाम का वर्णन अपने सिक्कों में कराया, इसलिए वहाँ के सिक्के भी बहुत प्रचलित हैं। इन सिक्कों पर लिच्छवी राजवंश का भी नाम लिखा था। चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। इसके पश्चात फिर आते हैं यहाँ के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन थे। इसने शासक बनने से पूर्व अपने भाई काचगुप्त व उनके साथियों के साथ युद्ध किया था, और उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। जनरली एग्जाम में भी पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश से थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। और समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे अपने समय में, जिसमें से प्रथम था गरुण प्रकार, दूसरा था धनुर्धारी प्रकार, और तीसरा था परशु, चौथा अश्वमेघ, पांचवा व्याघ्रहनन, छठवां वीणा। ये 6 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे उस समय। उस समय भारत 2 भाग में बटा था, आर्यावर्त और दक्षिणापथ। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत का क्षेत्र होता था, और दक्षिणापथ दक्षिण भारत का, जिसमें आर्यावर्त के 9 राज्यों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर
उनका साम्राज्य अपने राज्य में मिला दिया था। तो ये जो दूसरे के साम्राज्य को हरा के अपने राज्य में मिलाना, इस नीति को प्रशभोद्धरण नीति कहा जाता है। और ये 9 राजा कौन कौन से थे? पहला था रुद्रदेव, दूसरा मत्तिल, तीसरा नागदत्त, चौथा चंद्रवर्मा, पांचवा नागसेन, छठवां गणपति नाग, सातवां नंदी, आठवां बलवर्मा और 9वां अच्युत। इसके पश्चात दक्षिणापथ के 12 राजाओं को भी पराजित किया, परंतु उनका साम्राज्य वापस लौटा दिया। इस नीति को क्या कहा जाता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, जिसमें राज्य को हरा के लेकिन राज्य को वापस शासकों को दे दिया जाता है। इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। आठविक राज्य मतलब ये जो आदिवासी या जंगली कहा जाता था उस टाइम, आठविक राज्यों पर भी समुद्रगुप्त ने विजय हासिल की थी। इसके साथ साथ सीमावर्ती राज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी, इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट बोला जाता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया, परंतु उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में इसका नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई है। वीणा बजाते हुए की कई तस्वीरें सिक्कों पर मिलती हैं। वसुबंधु बौद्ध भिक्षुक को समुद्रगुप्त ने संरक्षण प्रदान किया था। इसके पश्चात आते हैं यहाँ के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य रामगुप्त नामक एक शासक की जानकारी मिलती है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनका इसमें उल्लेख नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उनके अन्य भी कई नाम थे, जिसमें से प्रमुख देवश्री, देवराज, देवगुप्त हैं। ये उनके अन्य नाम थे। और इसके अलावा इन्होंने उपाधि कौन कौन सी धारण की थी? तो पहला है विक्रम, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा नरेंद्र चंद, चौथा श्री विक्रम, पांचवा विक्रमांक और छठवा परम भागवत। और इसका उल्लेख, परम भागवत का उल्लेख गढ़वा अभिलेख में मिलता है। शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शाकाहारी शासक भी कहा जाता है। पहली बार गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों के प्रचलन चलाए गए। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक जिनका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ होता है। गुप्त वंश और नागवंश मतलब ये इंटर कास्ट शादियां शुरू हो चुकी थी। गुप्त वंश से नागवंश की शादी, चंद्रगुप्त और कुबेर नागा की शादी होती है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी हमें और कहाँ से मिलती है? तो अभिलेखों से मिलती है, जिनमें से प्रमुख है गढ़वा अभिलेख, दिल्ली महरौली लौह स्तंभ लेख, उदयगिरी गुफा से लेख, मथुरा अभिलेख, सांची अभिलेख, फ्यान का नाम याद रखिए, चीनी यात्री इसका नाम पूछा जाता है। फ्यान चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में 9 विद्वान रखे थे। इन्हें ही 9 रत्न कहा जाता था, जिसमें से सभी 9 के 9 प्रमुख थे। जिसमें से पहले थे कालिदास, दूसरे वररुचि, तीसरे वराहमिहिर, चौथे धन्वंतरी, पांचवा शंकु, छठवा वेताल भट्ट, सातवां घटकरपर, आठवां अमर सिंह और 9वां छपणक। ये 9 रत्न या 9 विद्वान थे उनके दरबार के। इसके पश्चात शासक आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक चला। इनका उल्लेख विल्सट अभिलेख में इनका नाम प्राप्त होता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मिले हैं। मध्य भारत में
चांदी के सिक्के प्रचलित किए। कुमारगुप्त ने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र उल्लेख करवाया। कुमारगुप्त ने भी कई उपाधि धारण की थी, जिनमें से महत्वपूर्ण थी महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमहेंद्र। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र ने आक्रमण किया था, और पुष्यमित्र किस साम्राज्य से था? तो शुंग डायनेस्टी का संस्थापक था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने आक्रमण कर दिया था कुमारगुप्त पे। तो कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को इसे हराने के लिए भेजा, और स्कंदगुप्त इस युद्ध में विजय हुआ और जीत हासिल की। पुष्यमित्र को हार का सामना करना पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई। इसके साथ साथ महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है चंद्रगुप्त को। हेनसांग, एक और चीनी यात्री, हेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य था। शक्रादित्य कुमारगुप्त का एक और नाम है, शक्रादित्य था। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार राज्यपाल बंधु वर्मा, जिनके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये कुमारगुप्त के शासनकाल के समय ही है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राज्यपाल बंधु वर्मा। कुमारगुप्त अकेला शासक है जिसके अभिलेख बंगाल से प्राप्त हुए हैं। और बंगाल के कौन कौन से जगह थे? दामोदरपुर, धनदैह, वैग्राम, यहाँ से अभिलेख मिले हैं जिसमें कुमारगुप्त का उल्लेख प्राप्त होता है। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों में ये जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। इनके पश्चात स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी था। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मलेच्छों, हुडों व पुष्यमित्र को पराजित करने की जानकारी मिलती है। और किस अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है? तो भित्री व जूनागढ़ अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त की। इसके पश्चात स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। ये क्वेश्चन पूछता ही है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस समय हुआ? तो मौर्य डायनेस्टी में। लेकिन उसका पुनर्निर्माण कब हुआ? तो गुप्त डायनेस्टी में। किसके टाइम पे? स्कंदगुप्त के समय में। और किसके द्वारा? पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा कराया गया था 455 ईस्वी में। 456 ईस्वी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया स्कंदगुप्त। अब ये देखिए, पत्थर मतलब पूजा आराधना यहाँ शुरू हो गई थी, वो भी मूर्ति के रूप में। ये विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। अब धीरे धीरे यहाँ से पूजा भक्ति भावना शुरू होती जाएगी। स्कंदगुप्त ने 3 प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। पहला अश्वरोही, दूसरा राजा और लक्ष्मी, तीसरा धनुर्धर प्रकार। ये गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। इनका उत्तराधिकारी पुरुषगुप्त था व गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, जो कि 50 ईस्वी में उसका शासनकाल खत्म हो गया। तत्पश्चात हम देख लेते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कैसा था गुप्त शासनकाल में। तो गुप्त शासनकाल एक राजतंत्रात्मक शासनकाल था। सभी शक्तियाँ राजा के पास होती थीं। कालिदास के अनुसार शासकीय सहायता करने वाले मंत्री परिषद होता था, और 3 प्रकार के मंत्री होते थे इनमें। पहला विदेश मंत्री, दूसरा न्यायिक मंत्री और तीसरा वित्त मंत्री। गुप्तकालीन अधिकारी देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला महासेनापति, जो कि सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दूसरा महादंडनायक, महासेनापति के अधीन महादंडनायक होता था जो सेना का नेतृत्व करता था। तीसरा रणभंजिक, ये सेना को सामग्री पहुंचाने का काम करता था। चौथा महासंधि विग्रह, ये क्या करता था? पड़ोसी राज्यों और सामंतों से बातचीत करता था। 5वां सर्वाध्यक्ष,
मतलब केंद्रीय कार्यालय का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष होता था वो सर्वाध्यक्ष कहलाता था। फिर यहाँ प्रांतीय प्रशासन भी थी, जिसमें किन किन भागों में बटी हुई थी उसको देख लेते हैं। सबसे बड़े प्रांतीय इकाई को देश बोला जाता था, जिसका प्रशासक गोप्ता कहलाता था। दूसरी इकाई भुक्ति होती थी, जो देश के नीचे होती थी, भुक्ति, इसका प्रशासक उपरिक कहलाता था। भुक्ति के अधीन जो इसकी छोटी इकाई थी उसको विषय बोला जाता था, और विषय का प्रशासक विषयपति होता था। तत्पश्चात जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम स्तर इकाई थी, जिसका प्रशासक ग्रामिक कहलाता था। जैसे अभी ग्राम को ग्राम पंचायत में सरपंच चलाता है, वैसे उस समय ग्राम स्तर में ग्रामिक हुआ करता था। राज्य व्यवस्था कैसी थी, तो 1/6 टैक्स जो था वो भूमि कर के रूप में राजा का हिस्सा कहलाता था। जितना भी टैक्स आ रहा है उसका 1/6 डायरेक्ट राजा के जाएगा, बाकी फिर बाद में यहाँ वहाँ वो चीज़ें अलग होती जाएंगी। राजा को दिए जाने वाले उपहार को भोग कहा जाता था। यहाँ का सामाजिक जीवन भी देख लेते हैं। समाज वर्णों में विभक्त था, 4 वर्णों में विभक्त था। वर्ण विभाजन किसके आधार पर होता था, तो वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर होता था। दास प्रथा उपस्थित था, जो कि वो दास क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों में पर्दा प्रथा व दहेज प्रथा उपस्थित नहीं थी उस समय, लेकिन सती प्रथा थी। एरन अभिलेख में भानुगुप्त में गोपराज की पत्नी को सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है। न्याय प्रशासन कैसा था, न्याय प्रशासन में सबसे सर्वोच्च होता था राजा। फिर पूग होता था, जो एक ही नगर के विभिन्न जातियों की समिति थी। फिर कुल होता था, एक ही जाति के सदस्यों की समिति होती थी। गुप्तकालीन अभिलेख में न्यायाधीशों को दंडनायक व महादंडनायक कहा जाता था। दीवानी व फौजदारी न्यायालय गुप्त में देखने को मिलते हैं। वहाँ की धार्मिक स्थिति देख लेते हैं कैसे थे। हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म और शैव धर्म आ चुके थे। गुप्त शासक में वैष्णव धर्म परंग भागवत की उपाधि थी। गुप्तकालीन सिक्कों में लक्ष्मी जी की आकृति व गरुड़ की आकृति छापी जाती थी। इसके पश्चात देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचेशन शैली में विष्णु जी की मंदिर बनाई गई है। भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है इसमें, देवगढ़ दशावतार मंदिर में। बौद्ध धर्म में महायान था, बौद्ध धर्म में उस समय महायान थे। कला और संस्कृति में देख लेते हैं। गुप्त काल को कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। इस बात को याद है कि स्वर्ण काल कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहा जाता था, तो गुप्त काल को। मंदिर निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुए थे, जैसे विष्णु जी का मंदिर ये। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर भारत में निर्मित प्रथम शिखर युक्त मंदिर है, उसमें शिखर बना था ऐसे। भित्री गांव कानपुर में का मंदिर भारत में मेहराब युक्त प्रथम मंदिर है। ये सब गुप्त काल में बनते गए हैं। और कैसे बनते थे, ईंट व पत्थरों व वर्गाकार चबूतरे में बनाया जाता था, जिसमें शिखर युक्त हों और मेहराब हों। ऐसे मंदिर शुरू में बनना शुरू हुए। उदयगिरी के वराह मंदिर में भगवान विष्णु को वराह रूप में दिखाया गया है। मंदिर प्रवेश द्वार बनाया गया। गुप्तकालीन मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला मथुरा, जिसमें खड़े बुद्ध की प्रतिमा मिली है। दूसरा सारनाथ, जिसमें बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा मिली है। और तीसरे हैं पाटलिपुत्र। इसके पश्चात आता है अजंता की गुफाएं, जिसमें 16, 17 व 19वीं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। 16वीं गुफा में क्या है, चित्र मिला है जिसमें मरणासन राजकुमारी हैं, जो कि प्रसिद्ध उपदेश सुनते हुए भक्तगण को दिखाया गया है। बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य भी दिखाए गए हैं 16वां गुफा में, अजंता की गुफा में। अब यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ कालिदास का नाम है वहाँ साहित्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
फिर आगे जाके हमको आर्यभट्ट के बारे में भी देखने को मिलेगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने महाकाव्य भी लिखा था कालिदास ने, जिसमें से प्रथम रघुवंश और कुमार संभव थे। नाटक भी लिखे थे, जिसमें से अभिज्ञान शकुंतलम, मालविक और तीसरा विक्रम मौर्य वंशीय, ये 3 नाटक लिखे थे। खंड काव्य भी निकले थे, ऋतु संहार और मेघदूत। और इनके अलावा, कालिदास के अलावा विशाख दत्त वहाँ के कवि थे, जिन्होंने पुस्तक लिखा था देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा तीसरे में विष्णु शर्मा, जिन्होंने, ये बहुत फेमस अभी भी पता होगा, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखा था, 50 से अधिक भाषा में अनुवाद, और प्रथम अनुवाद अरबी भाषा में था जिसका। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का जन्म 1476 ईस्वी में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था आर्यभट्ट टीम, जिसकी अलग अलग, क्या कहना चाहिए, यूनिट थे, जिसमें से प्रथम 10 गीतिका, दूसरा गणितपाद, तीसरा गोलपाद और चौथा काल क्रियापट। आर्यभट्ट के सिद्धांत बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप से लिखने की आरक्षांक पद्धति बनाई थी, और सबसे महत्वपूर्ण, आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था 22/7। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो पाई का मान कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण राहु व केतु के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा के कारण होती है। ये आर्यभट्ट ने उसी समय बता दिया था, जो लोग अभी जान। वराहमिहिर ने ग्रंथ लिखा था पंचसिद्धांतिका और वृहत संहिता। इसके अलावा वृहत जातक व लघु जातक इन्होंने लिखा है वराहमिहिर के द्वारा। इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। उन्होंने ग्रंथ लिखा है ब्रह्म सिद्धांत, जो कि ज्योतिष का इतिहास का वर्णन करता है। इसके अलावा भास्कर प्रथम थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था महाभास्करी। आर्यभट्ट के सिद्धांतों का समर्थन करते थे ये। इसके पश्चात एक और थे, जिनका नाम था पाल काव्य। इन्होंने ग्रंथ लिखा था हास्यायार्वुद, जिसमें हाथियों की चिकित्सा के बारे में उल्लेख था। और जो अंतिम थे वो थे होली स्रोत ने भी एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था अश्वशास्त्र, जिसमें घोड़ों की चिकित्सा के बारे में उल्लेख था। अंततः हमने गुप्त वंश को विस्तृत रूप में पढ़ा है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग ऑफ।